नमस्कार। कितना बदला गुजरात, इस डीडी कॉन्क्लेव में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम लगातार जो दक्षिण गुजरात है, सूरत है, वहां के तमाम मुद्दों पर बात कर रहे हैं। और इस वक्त हम सूरत में हैं, सूरत की वीर नर्मद यूनिवर्सिटी के प्रांगण में हैं। और जब सूरत की बात चलती है तो हालांकि 27 साल इस चुनाव की अगर बात करें तो एक बड़ा मुद्दा यह है कि 27 साल से बीजेपी यहां सरकार में है, शासन में है। क्या कांग्रेस अपनी वापसी कर पाएगी? 27 साल का बीजेपी का जो शासन है, गुजरात जिस तरह से 27 सालों से बीजेपी का गढ़ बना हुआ है, किला बना हुआ है, क्या कांग्रेस उस गढ़ में सेंध लगा पाएगी, बीजेपी के किले को तोड़ पाएगी? ये तमाम चीजें चर्चा में हैं। लेकिन मैंने कहा 27 साल से बीजेपी यहां शासन में है, लेकिन मुझे याद है सूरत जो है देश भर में उसकी जो चर्चा हुई थी, अगर पिछले 27 साल को छोड़ दे, 27 साल से पहले देखें तो 1994 में 1994 में सूरत देश भर में चर्चा का विषय बना था। और वो चर्चा का विषय इसलिए बना था क्योंकि जो देश के कई राज्यों में भयंकर प्लेग आया था और सूरत की जो तस्वीरें आती थी उस वक्त अखबारों में, टेलीविजन मीडिया तो उस वक्त नहीं था, जो अखबारों में तस्वीरें आती थी उनमें बहुत भयंकर तस्वीरें आती थी। और ये कि सूरत इतना गंदगी से भरा शहर था कि प्लेग के कारण यहां पे 50 से ज्यादा लोगों की जान गई थी, 50 से ज्यादा लोगों की यहां पर मौत हो गई थी। लेकिन उसके बाद सूरत की सूरत बदल गई। सूरत ने अपने आप को बिल्कुल बदल कर दिखा दिया। वो जो शहर जो गंदगी के ढेर पे बैठा हुआ सूरत था, उसने प्लेग के उस महामारी से, उस चैप्टर से सबक लेते हुए सूरत ने अपने आप को बिल्कुल बदल दिया। और उसके बाद आज सूरत देश के जो सबसे अग्रणी जो शहर हैं उनमें से एक है सूरत, जो न सिर्फ सूरत के लोगों को बल्कि देश भर के लोगों को रोजगार देता है। यहां उत्तर प्रदेश के, उड़ीसा के, राजस्थान के, बिहार के बहुत बड़ी तादाद में लोग यहां पर आते हैं, यहां की डायमंड इंडस्ट्री में और यहां का जो कपड़ा कारोबार है उसमें काम करते हैं। तो सूरत जो है, कह सकते हैं सूरत की सूरत बदल गई है पिछले सालों में। लेकिन आज का हमारा विषय भी यही है, 27 साल सूरत का कितना बदला सूरत हाल, इसी पर हम चर्चा करेंगे। एक वो दौर था, गंदगी के ढेर पे था, वहां से सूरत बदला, लेकिन उसके बाद 27 सालों में सूरत कितना बदला। और ये भी बता दूं मैं, सूरत बड़ा इंपॉर्टेंट है चुनाव की दृष्टि से। 16 सीटें हैं यहां पर डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन बीजेपी का ऐसा गढ़ है कि 16 में से 15 सीटें बीजेपी ने, पिछले चुनाव में भी तमाम तरह की चीजें यहां दिख रही थी, जीएसटी का असर था, व्यापारी नाराज थे, ऐसी तमाम खबरें आ रही थी। उस सबके बीच बीजेपी ने 15 सीटें यहां पर जीती थी और साउथ गुजरात में 35 में से 25 सीटें जीती थी। लेकिन इस बार क्या चुनौतियां हैं और सूरत हाल कैसे बदला, इसी सब पर चर्चा करेंगे। परिचय करवा दूं मेरे साथ इस पैनल में जो लोग मौजूद रहेंगे, जोरदार तालियों के साथ जगदीश पटेल जी का स्वागत कीजिए। जगदीश पटेल जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं और सूरत शहर के मेयर रह चुके हैं, पूर्व मेयर हैं जगदीश पटेल जी के। और सूरत की जो सूरत बदली थी उसमें भी एक मेयर साहब का हाथ था इस प्लेग के बाद, जो है जो कुछ हुआ था। मेरे साथ निशित देसाई जी हैं, स्वागत कीजिए तालियों के साथ। निशित देसाई जी लॉयर हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, निशित देसाई जी। मेरे साथ मनोज मिस्त्री जी हैं, गुजरात गार्डियन के संपादक हैं, यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं और यहाँ की नब्ज को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तालियों से स्वागत मनोज मिस्त्री जी का। और जिस नर्मद यूनिवर्सिटी में हम बैठे हैं वहां के शिक्षाविद हमारे साथ हैं प्रोफेसर दिग्विजय सिंह ठाकुर, इनका भी स्वागत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत आप लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मैं सबसे पहले जगदीश पटेल जी आप ही से पूछता हूं, सूरत की वो सूरत तो बदल गई, लेकिन 27 साल में सूरत क्या बदला है? क्योंकि सूरत हमेशा आपको बड़ी थंपिंग मेजॉरिटी देता रहा है, इसलिए सूरत के प्रति आपकी जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ जाती है। लेकिन क्या सूरत उतना बदल पाया जो लोगों की अपेक्षाएं थी, आकांक्षाएं थी? निश्चित ही सूरत इन 27 सालों में बहुत बदला है और इसीलिए शायद बार बार हर एक चुनाव में, वो चुनाव चाहे लोकल बॉडी इलेक्शन हो, चाहे असेंबली का इलेक्शन हो या पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, हर बार ये पॉजिटिवली बदला है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को सारे लोग चुनकर वहां भेज रहे हैं। अब बदलती हुई सूरत, जिन्होंने 27 साल पहले सूरत देखा है वो ज्यादा अच्छी तरह से कंपेयर कर पाएगा, क्योंकि उस समय ऐसा हाल था जब आपने बताया ना, सो कॉल्ड ब्यूबोनिक प्लेग नाम की बीमारी 1994 में जब यहाँ हुई थी, उस समय और उससे पहले ऐसा होता था, कहा जाता था कि सूरत से कोई ट्रेन गुजरती थी, हाँ,
तो ट्रेन में बैठे हुए लोगों को पता चल जाता था कि ट्रेन सूरत में से गुजर रही है, तो उसकी खिड़की बंद कर दो, खिड़की बंद कर लो क्योंकि उसकी बदबू आ रही है। बिल्कुल ये हाल था और इतना बदनाम था उससे पहले। लेकिन सही मायने में उसके बाद जो सूरत की सूरत बदली है। आज सूरत पूरे देश में स्वच्छता के मामले में सेकंड रैंक पर है, और सेकंड रैंक पर भी इसलिए है कि इंदौर हमेशा फर्स्ट रहता है। हम लोग फर्स्ट रहने के लिए भी कोशिश करते हैं, लेकिन बात यह है कि अबाउ 50 लाख पॉपुलेशन के जो शहर है उसमें तो फिर भी सूरत फर्स्ट है, क्योंकि इंदौर की पॉपुलेशन इतनी नहीं है, कोई 20 लाख के करीब है। तो 50 लाख से ज्यादा जिसका पॉपुलेशन है, इतने बड़े शहरों में आज सूरत दूसरे नंबर पर है। क्या ये नहीं कह सकती कि वो बदबू वाली चीज और ये चीज, ये सूरत का बदलाव नहीं हो सकता? आपने इंटरेस्टिंग बात की, और इसी बिंदु पर मैं ये चाहूंगा गुजरात के लोग, सूरत के लोग एक जोरदार तालियां अपने लिए बजा दें, क्योंकि सूरत, राजकोट, अहमदाबाद, बड़ौदा देश के जो 10 सबसे स्वच्छ शहर हैं उनमें से 4 गुजरात के हैं। तो इस बात के लिए गुजरात के लोगों को सल्यूट करना चाहिए कि किस तरह से वो स्वच्छता को लेकर के इतने जागरूक है। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं एक सवाल आपसे जरूर पूछना था जगदीश पटेल जी। ये जो आप सूरत की बात कर रहे हैं, अभी भी यहां बोलते हैं सूरत में, सूरत की भी 2 सूरतें हैं। एक वो सूरत है जो डायमंड जो की तरह चमकता हुआ रहता है, रात को भी आप जाएंगे बाहर बड़ा जगमगाता दिखेगा, सब कुछ दिखेगा। तो एक तरफ डायमंड इंडस्ट्री जैसी जगमगाहट है, दूसरी तरफ कपड़ा कारोबार में या यहाँ इस डायमंड इंडस्ट्री में भी जो काम करने वाले जो बाहर से आए प्रवासी लोग, भारतीय मजदूर हैं, उनके घर जो हैं वो लोग जिस तरह से रहते हैं, श्रम कानून का उनको पूरा फायदा नहीं मिलता, ये सब चीजें तो उनकी एक अलग जिंदगी है। वो सूरत का एक दूसरी सूरत। देखिए, मैं आपको इसी बारे में अगर बात करूं तो सूरत की 2 इंडस्ट्री के बारे में आपने बताया। एक लेते हैं जैसे डायमंड इंडस्ट्री है, भाई रफ हीरा है वो, सूरत में उसकी माइंस नहीं है, वहां से नहीं निकलता। जो बिकता है और जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो भी सारे सूरत वाले नहीं, वो पूरे विश्व के लोग हैं। फिर यहीं क्यों है, सूरत में ही क्यों है इतना डेवलप हुआ? बीच में जहां उसकी माइन से वहां से यहां आता है, वाया इजराइल या वाया दुबई से होके आता है, बाद में मुंबई जाता है, फिर सूरत आता है, यहां से पॉलिश होकर भी इसी रास्ते से पूरे विश्व में जाता है। तो सूरत में ही क्यों ये डेवलप हुआ? दूसरी बात टेक्सटाइल की है। टेक्सटाइल में जो रॉ मटेरियल होता है, उसका यान जो होता है, वो यान अभी यहां बनना शुरू हुआ, यान भी वरना पहले बाहर बनता था। कपड़ा जो है वो पूरे देश में और विदेश में भी जाता है, गल्फ में भी हम लोग उसके निर्यात करते हैं, और 5 करोड़ मीटर हर रोज कपड़ा बुना जाता है। तो ये सारी चीजें सूरत में ही क्यों हुई? मैं आपको बताऊं कि सूरत बड़ा शांति प्रिय शहर है। सूरत में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल प्रॉपर है और इंडस्ट्री फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है, ईज ऑफ डूइंग सबसे सही है, इसलिए यहाँ डेवलप होता है। पूरे 22 स्टेट से लोग यहाँ आते हैं, अपना रोजगार करते हैं और अपने यहाँ के घर और वहाँ का जो है गुजारा करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हो सकती है कि इंडस्ट्री फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सही है, इसीलिए ये हो सकता है। दूसरी बात आपने बताई कि वो किस हाल में रहते हैं, मैं कंपेयर करने आपको बताऊंगा, कंपेयर करने के लिए बोलूंगा, वो वहां कैसे रहते हैं और यहां कैसे रहते हैं, वो दोनों कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा। दूसरा, ये 27 साल में ये सूरत कैसे बदली उसकी बात बताऊं। 27 साल पहले वो जो रहते थे वो झुग्गी झोंपड़ियां थी, नदी के किनारे पर वहां झोंपड़ी बना के रहते थे। हर साल बारिश आती थी, थोड़ा भी पानी आता था तो उनको शिफ्ट करना पड़ता था। आज सूरत में झुग्गी झोंपड़ियां नहीं है, ना के बराबर है, क्योंकि सूरत में उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी तरह से मकान बना के उनको दिए गए हैं, और ये सबसे ज्यादा देश में अगर किसी ने मकान बनाकर दिया है तो सूरत ने दिया है। तो ये सूरत बदली है। मैं कहना ये चाहता हूं, कंपेयर ये करेंगे तो पता चलेगा कि हाँ कितनी अच्छी तरह सूरत बदली है। और मैं आपको मैं इसमें पॉलिटिक्स नहीं करना चाहूंगा, मैं आपको बताऊंगा। पॉलिटिक्स होगी, चुनाव चल रहा है तो पॉलिटिक्स नहीं, ये सूरत की बात है, सूरत की अच्छाई के बारे में हम लोग पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते। मैं ये बताऊं क्या कि कोई भी गवर्नमेंट हो, सूरत ने देश में सबसे ज्यादा ये सारे प्रोजेक्ट है सक्सेसफुली किए हैं, और इसीलिए सूरत की सूरत बदली है। ओके, तो निशित देसाई जी, सूरत की सूरत तो बदली है, तो आप भी इस सूरत पर जो है कुर्बान है? कितना बदला है गुजरात, हाँ। इसमें आप सूरत को सेंटर कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट कहा कि 20 लाख वर्कर कहाँ है, 10 लाख वर्कर डायमंड में है, 10 लाख वर्कर
टेक्सटाइल में है। टेक्सटाइल में जो वर्कर है वो पूरे इंडिया से माइग्रेटेड है सूरत में, और डायमंड में जो वर्कर है वो सौराष्ट्र से, नॉर्थ गुजरात से माइग्रेटेड है सूरत। जी। इन वर्कर के लिए रेसिडेंस है ही नहीं, नो रेसिडेंशियल। आपने कोरोना के लॉकडाउन में देखा कि उन सबको कैसे रास्ते पे चलते चलते निकलना पड़ा। कोई इनके लिए न तो ट्रेन है, न तो कोई इनके लिए ट्रांसपोर्टेशन ट्रेनें तो है। चली, श्रमिक एक्सप्रेस चली, वो श्रमिक सब। एक्सप्रेस हाँ। कितनी चली? क्वांटिटी के हिसाब से चली। 20 लाख वर्कर की क्वांटिटी के हिसाब से आपकी ट्रेन है। आप सूरत का आज पॉपुलेशन कितना है? जब साहब की पार्टी पावर में आई सूरत में, कॉरपोरेशन में, 35 साल हो गए आज। 35 साल में आज सूरत की पॉपुलेशन 35 साल पहले कितनी थी, आज कितनी है? 35 साल पहले 6-8 लाख पॉपुलेशन नहीं थी, आज सूरत की 80 लाख पॉपुलेशन है। आपने 80 लाख पॉपुलेशन को क्या दिया? आप जिस यूनिवर्सिटी में खड़े हो, इस यूनिवर्सिटी, हितेंद्र देसाई सीएम थे गुजरात के, उन्होंने कहा था कि भाई यहां से हमें 200 एकड़ जगह चाहिए। बोले सिटी से तो ये बहुत दूर है, और 200 एकड़ क्यों? सिंगापुर में 2 एकड़ में यूनिवर्सिटी बनती है। तो हितेंद्र देसाई ने कहा कि भाई नहीं, ये जगह आपको, मैं तो जिंदा नहीं रहूंगा, आपको कम पड़ेगी ये जगह। आज ये जगह यूनिवर्सिटी को डेवलपमेंट में कम पड़ती है। 80 साल में चारों तरफ गांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में ले लिए ये शासन ने, लेकिन उनका विकास, आप ये तुलसी का पौधा क्यों दिया आपने? इसकी एक वजह है पोल्यूशन। आप स्वच्छता की बात की आपने, लेकिन सूरत में, अहमदाबाद में, राजकोट में जो पोल्यूशन है उसकी बात नहीं करी आपने। अरेबियन कंट्री और सिंगापुर में जो प्लांटेशन है, पूरा प्लांटेशन पर, ग्रीनरी पर सिटी डेवलप हुआ है। सूरत में कौन सी ग्रीनरी बनाई? ये ताप्ती की पोजीशन आज भी यही है। आप ताप्ती का दोनों किनारा देखिए, आप आज भी दोनों किनारा मिल नहीं रहा है, आज भी पोजीशन वही है। मेट्रो 35 साल में आज तक सूरत में अभी शुरू नहीं हुई है। शीला जी ने 35 साल पहले दिल्ली में मेट्रो शुरू करी थी। तो सूरत का विकास पॉपुलेशन की डिमांड पर नहीं है। उस वक्त किसानों ने अपोज किया था कि हम ये 200 एकड़ जमीन जगह नहीं देंगे यूनिवर्सिटी को, तो समझाया था सरकार ने कि आपको देनी पड़ेगी। आज सूरत में 80 लाख के सामने कोई भी नई, न तो कोई गवर्नमेंट स्कूल है, न कोई गवर्नमेंट कॉलेज है, न कोई सरकारी शिक्षा का कोई माध्यम है। हाँ, इन्होंने जगह दी, प्राइवेट ट्रस्ट को जगह दी, ठीक, लीज पे दी, ओके। और प्राइवेट ट्रस्ट ने प्रोफेशनलिज्म एजुकेशन में किया, ठीक है, कॉमर्शियलाइजेशन किया। एजुकेशन का, हेल्थ का कॉमर्शियलाइजेशन जितना सूरत में बढ़िया तरीके से हुआ, इतना कहीं हमने देखा नहीं है। निशित भाई, एक बात आपने जो मुद्दा उठाया, खासकर पॉल्यूशन का, मैं उस पर जरूर जवाब लूंगा। मैं सही बताऊं तो मैंने पॉल्यूशन का जिक्र शायद इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं दिल्ली से आया हूं, और दिल्ली से आने वालों को यहाँ की हवा में जो है सांस लेना बड़ा आसान लगता है। दिल्ली में तो सांस लेना इस वक्त बड़ा मुश्किल है, तो इसीलिए शायद मुझे लगा कि यहाँ की आबो हवा तो बहुत अच्छी है दिल्ली की तुलना में। लेकिन ठीक है, यहाँ के लोगों के, हमें यहाँ के पर्सपेक्टिव से भी सोचना चाहिए कि यहाँ पर क्या है। पर बताइए, वो कह रहे हैं कि भाई आप लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा किया, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं खड़ी की, फिर आप जब गिनाते हैं तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी आप गिनाते हैं, सरकारी स्कूल। ये सारे महानुभाव यहाँ बैठे हैं आमंत्रित लोग, उसका बहुत समय इसलिए बर्बाद नहीं करूंगा। इस चीज़ के जवाब के लिए मुझे कुछ कहने की इसलिए ज़रूरत नहीं कि यहाँ से अगर बाहर भी निकलेंगे, सड़क पर भी जाएंगे, तो इसका जवाब तुरंत ही मिल जाएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है या नहीं हुआ। आप यहाँ से चलकर कहीं भी जाएंगे, दूसरे शहर से आने वाले कोई भी विजिटर अपने किसी भी शहर के साथ अगर सूरत को कंपेयर करेंगे, मेरे सूरत के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में उनको हमेशा गौरव होगा, क्योंकि बाहर निकलते वो पता चलता है। वो कहने की ज़्यादा इतनी ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको बताऊं, ये टेक्सटाइल का जो बिजनेस चल रहा है, आप कभी रिंग रोड से अगर गुजर रहे हो तो एक साथ इतनी सारी दुकानें वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगी एक ही चीज़ की। 70-80 हज़ार दुकान एक साथ है, और पूरी दुनिया में वो अपना यहाँ तैयार किया हुआ कपड़ा बेच रहा है, तो ये कहीं नहीं मिलेगा। डायमंड है, पूरे आगे के सेशन में मैंने सुना कि हर 100 में से 90 से ज़्यादा डायमंड यहाँ पॉलिश होते हैं और पूरी दुनिया उसको खरीदती है, और यहाँ फॉरेन एक्सचेंज हम लोग कमाते हैं। एक चीज़ ऐसी थी कि डायमंड यहाँ पॉलिश होते थे और एक्सपोर्ट करने के लिए मुंबई जाते थे, और मुंबई से वो एक्सपोर्ट किए जाते थे।
तो उसका जो एक्सपोर्ट के लिए उनका जो आर्थिक फायदा था वो महाराष्ट्र को मिलता था, टैक्स बैक्स मिलता था, वो महाराष्ट्र के खाते से जाता था और उसका रिवॉर्ड जो केंद्र सरकार देती है वो वहाँ मिलती थी। अब सूरत ने ये किया कि यहीं से सीधे एक्सपोर्ट कर पाए। आप शायद जाएंगे तो एक ही कैंपस में सबसे बड़ा एक चीज का कमर्शियल कैंपस डायमंड बुर्स यहाँ बन रहा है ड्रीम सिटी में, एयरपोर्ट के बिल्कुल पीछे। अगर वो देखेंगे तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे वर्ल्ड में दुबई से भी बढ़िया हो चुका है। ये हो रहा है। ठीक है। मैं आपको बताऊं कि उस समय अब देखिए फ्लाइट का आना जाना अब लग्जरी नहीं रही, अब वो जरूरत हो गई है। अब एक फ्लाइट मुश्किल से यहाँ आती थी, आज कितनी फ्लाइट आ रही है। इंटरनेशनल फ्लाइट भी यहाँ आना शुरू हुआ है और आगे बढ़ रहा है, एयरपोर्ट का भी एक्सपांशन हो रहा है। ये सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तो क्या है। ट्रेन से हर एक हिस्सा हिंदुस्तान का सूरत से जुड़ा है और ट्रेन हर एक शहर से कहीं ना कहीं जाना है तो कनेक्टिविटी मिल जाती है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तो क्या निशेष जी जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं मनोज जी। सर मैं इनको मुबारक कहता हूं कि इन्होंने दो बात वही ठीक कही। 10% लोगों के लिए इन्होंने फ्लाइट चलाई है, लेकिन 90% लोगों के लिए ट्रेन और बस नहीं चलाई है। एक बात। दूसरी बात, इसको काउंटर कि करना मैं ये चाहूंगा। कह रहा हूं, गलत परसेप्शन हो रहा है। मैं काउंटर करना चाहूंगा। ये कह रहा हूं, देखिए वो जो उन्होंने जो कहा वही मैं कह रहा हूं। नहीं वो तो क्या डॉक्टर साहब को ही मैं मुबारक करके मैं वही कह रहा हूं। पर आज अब मुझे नहीं मालूम, आज 10% लोग ने, आज शायद नहीं, ज्यादा मैं उसको प्रतिशत काउंटर होगा। करना चाहूंगा सर। मैं बिल्कुल जल्दी से काउंटर कर दीजिए फिर। मैं इसलिए बोलता हूं कि मेरे सूरत के सर मुझे उनके इसके बाद मौका दीजिए, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन काउंटर तो करना जरूर नहीं नहीं काउंटर ऐसा नहीं। आप जब बोलते थे मैं बीच में नहीं बोलता था, मैं बाद में बोलूंगा, लेकिन मुझे ये बाद में बोलिएगा। सवाल सिविल अस्पताल, आज सूरत में 1.5 लाख लोग थे, 1.25 लाख लोग, तब सिविल अस्पताल सूरत में खड़ी थी वो आज वही है। कोरोना में पूरे सूरत के 80 लाख लोगों ने सिविल अस्पताल ढूंढी, उन्हें मिली नहीं कई जगह पे, कितनी डेथ हुई। लेकिन वही हम कह रहे हैं कि आपने 90% लोगों के लिए जो हेल्थ एजुकेशन का कॉमर्शियलाइजेशन किया। अच्छा, और आप भूल गए डॉक्टर साहब, आप जानते हो, आप तो इतने एजुकेटेड हो सर, 400 साल पहले डच और ब्रिटिशर सूरत में आए थे। सूरत तो बिजनेस सेंटर था, पहले से ही था, आज नहीं बना है सूरत बिजनेस सेंटर, ट्रेडिंग का सेंटर था। तो आज टेक्सटाइल प्रोडक्शन भी सूरत में पहले से ही डेवलप हुआ है। हाँ, डिसेंट्रलाइज बिजनेस का कंसेप्ट इन्होंने खत्म कर। मुझे आगे भी जाना है, इसलिए जल्दी से आप काउंटर कर दीजिए, फिर मैं मनोज जी के पास जाऊंगा। हाँ जी, देखिए मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि साउथ गुजरात का ये सेंटर है और यहाँ मालिक की मर्जी है और यहाँ फ्रूट अच्छे होते हैं। ये वलसाड़ की हाफुस कैरी है, सूरत के चीकू और बनाना है, अच्छी तरह से होते। और ये सारी चीजें ऐसी है कि तुरंत ही उसको बाजार तक पहुंचाना है। फ्लाइट में यहां से दुबई तक जाते हैं तो ये किसानों के लिए भी हो सकता है। मैं मानता हूं कि बीआरटीएस की बसेस जो जाती है वो फुल पैसेंजर के साथ जाती है, वो छोटे लोगों के लिए। वंदे भारत ट्रेन दौड़ती है और यहां से मुजफ्फर तक जो ट्रेनें जाती है, हावड़ा तक ट्रेन जाती है, नवजीवन एक्सप्रेस चेन्नई तक जाती है। तो ये सारी ट्रेनें वो सबके लिए बात है। हॉस्पिटल में बताऊं, स्मीमेर हॉस्पिटल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बनाई है और राज्य सरकार की ग्रांट उसमें ऐड होती है। 750 बेड की है और 250 सीट की मेडिकल कॉलेज वहां पर चलती है। ये सारी चीजें बनी है और उनको किसी भी विषय में अगर डीप और डिटेल बात करनी है तो मैं बिल्कुल तैयार हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मनोज मिस्त्री जी, हम तो दिल्ली से आए हैं, तो मैंने कहा पोल्यूशन भी हमें यहाँ का बड़ा अच्छा लगता है कि पोल्यूशन के मामले में यहाँ की आबोहवा अच्छी लगती है। लेकिन आप तो यहाँ के बड़े पुराने खांटी पत्रकार हैं, क्या आपको लगता है सूरत की सूरत बदली है 27 साल में? बेशक सूरत का सूरत बदला है। सूरत जब 3.5 लाख की आबादी थी तब मैं सूरत में आया था। 42 साल हो गया मुझे सूरत में जर्नलिज्म में। अभी जो प्लेग की बात हुई, हकीकत में सूरत में प्लेग नहीं था, इसीलिए उन्होंने सो कॉल्ड कह दिया। वही इसीलिए मैं वही बताता हूँ, वही बात पे आता हूँ। वो प्लेग नहीं था, उसी टाइम बारिश की वजह से सूरत में पानी आया था और कुछ लोगों ने जो सड़े हुए अनाज खाए थे, इसीलिए वो फूड पॉइजनिंग का केस था। हमारे यहाँ जो सिविल हॉस्पिटल के एक मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे, उन्होंने उसी टाइम उतना माइक्रो वगैरह नहीं था, तो उसको उन्होंने जो पहले जो जजमेंट दिया
उसमें कहा था कि ये शायद सस्पेक्टेड प्लेग हो सकता है। सिम्टम मिले जुले लगते थे। उसमें से क्या हुआ कि सस्पेक्टेड निकल गया और प्लेग हाईलाइट हो गया। तो सूरत पूरा वर्ल्ड में बदनाम हो गया। सूरत से लोग भागने लगे, सूरत कोई आए नहीं, ट्रेन नहीं रुकी, मतलब सूरत बदनाम हुए। उसके बाद सूरत का यू टर्न हुआ है। अभी जो देसाई साहब कह रहे थे कि सूरत में इंडस्ट्रियल सिटी है पहले से है। सूरत का सबसे फायदा ये है कि यहाँ आपको एजुकेशन की जरूरत नहीं है। चाहे कोई भी ट्रेड में जाइए, डायमंड में जाइए या टेक्सटाइल में जाइए, उनके जो मैनेजरियल पार्ट होते हैं वही एजुकेटेड होना चाहिए। बाकी जो वर्कर है उसमें कोई अगर जीरो एजुकेशन है तब भी वो काम कर सकते हैं। इसीलिए क्या हुआ कि पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ आए और कपड़ा जीवन जरूरी चीज़ है। डायमंड भी पहले से सूरत से चलता है। पहले वो कोटेज इंडस्ट्री थी, लगभग घर में 1 घंटे लगा के पूरा फैमिली काम करते थे। टेक्सटाइल का वही कंसेप्ट था। जब बच्चा घर में पैदा होता है, जब आँख खुलती है तब से वो टेक्सटाइल देखता था। मतलब ये उसके लोई में ये ब्लड का बिजनेस है। इसीलिए सूरत अपने आप डेवलप हुआ है। फिर पॉलिटिकल जो चिनारियो जो चेंज हुआ, कांग्रेस को वीक हुई और बीजेपी का जब उदय हुआ, तो आप नहीं मानेंगे, अगर गुजरात में जो बीजेपी का उदय हुआ वो भी सूरत से ही हुआ है। हाँ, सूरत पहली म्यूनिसिपैलिटी बीजेपी की सूरत में बनी थी। बिल्कुल। उसके बाद गवर्नमेंट बनी और महानगर पालिका बनी। और नरेंद्र भाई जब आए हैं गुजरात के, जब प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर बने, उसके बाद उनका जो थीम था, उनका जो डेवलप करने का जो तरीका था, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ, फिर भी मैं बात करता हूँ जो मैंने देखा है। एक पत्रकार को जो है वो कहना चाहिए। वही मैं वही बताता हूँ कि नरेंद्र भाई का जो विजन था, वो मानते थे कि एजुकेशन होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने एक एक करके, पहले वो आदिवासी एरिया में गए, वहाँ कहा कि भाई बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उनका वो नारा था, वो नारा अच्छा था। उसके पहले जो बीजेपी के जो चीफ मिनिस्टर केशुभाई पटेल, उन्होंने भी ये कंसेप्ट दिया कि गोकुड़िया गांव, जो गुजरात में बोलते हैं गोकुड़िया गांव, जहाँ मतलब हर गांव में हर तरह की फैसिलिटी होनी चाहिए। पानी भी होना चाहिए, बिजली भी होना चाहिए, रोजगार भी होना चाहिए, शिक्षा भी होनी चाहिए और साफ सुथरे लोग भी होना चाहिए। तो ये शुरुआत जब सूरत में नरेंद्र भाई ने की, और आज भी जो सूरत का जो डेवलपमेंट है, कोई भी कुछ भी कहे, वो नरेंद्र भाई की देन है। कांग्रेस या अदर पार्टी माने या ना माने। यानी मैं अगर ये कहूं कि आज देश भर में गुजरात मॉडल की बात होती है, तो आप कहेंगे कि क्या वो गुजरात मॉडल दरअसल सूरत से निकला मॉडल था, जो क्योंकि बीजेपी ने यहां से शुरुआत करी, आप यहां के भी इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीजों पे कह रहे हैं बदलाव यहां हुआ, तो क्या वो सूरत मॉडल जो है गुजरात का मॉडल बना, गुजरात मॉडल आज देश भर में, ऐसा कह सकते हैं क्या? हम कह सकते हैं। हाँ? गुजरात मॉडल अगर सूरत से शुरू करेंगे तो हमें तो गर्व होगा कि हाँ। सूरत से शुरू हो रहा। बात सही है, उसमें जो कुछ बातें हैं, वो बातें अगर निकाल दे तो हम बेशक कह सकते हैं गुजरात मॉडल है। तो बाकी हम माने या ना माने, यहाँ जो लोग हैं वो माने या ना माने, दुनिया के लोग माने या ना माने, गुजरात का डेवलपमेंट हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है। कांग्रेस वाले भी कुछ छोड़ के गए, ऐसा नहीं कि कांग्रेस, जैसे अभी नैशद भाई ने बताया कि 200 एकड़ जगह जो हम जहाँ बैठे हैं आज यूनिवर्सिटी में और सिविल हॉस्पिटल में, वो कांग्रेस ने दी थी। हाँ। मगर उसके बाद जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हुआ था। ओके, हमारे यहाँ जो कुलपति के बंगले थे, अगर उसमें आप जाओगे तो रोड से 2 मीटर तो नीचे थे उसके। ओके, मेरी घड़ी उल्टी घूमने लगी है, इसलिए जल्दी मैं प्रोफेसर दिग्विजय सिंह जी के पास भी पहले आ जाऊं, उसके बाद जल्दी से एक छोटा सा राउंड कर लेंगे। प्रोफेसर दिग्विजय सिंह, शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप बात करें तो आपको लगता है गुजरात का मॉडल, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में गुजरात को लगातार आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है, आपको लगता है गुजरात आज एजुकेशन के क्षेत्र में कुछ कर पा रहा है? मैं अगर सूरत की बात करूं तो लास्ट 27 ईयर्स में एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। ये क्यों हुआ है कि सूरत इज सराउंडेड विद द इंडस्ट्रियल कॉरिडोर फ्रॉम दहेज टू उमरगांव। You will find the major industries. Even in Ajira also we have a public sector and the private sector which are working.
एजुकेशन सेक्टर में प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, कॉरपोरेशंस की स्कूल काफ़ी अच्छी है। मैं आपको एक आंकड़ा दूं, मेरे पास एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स है गुजरात सरकार का, उसमें सूरत और साउथ गुजरात मिलकर 988 स्कूल्स है, अच्छा। प्राइमरी से लेके हायर सेकेंडरी तक। और सूरत में ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी काफ़ी और यूनिवर्सिटी है, सार्वजनिक है, 4 एक यूनिवर्सिटी प्राइवेट है सूरत में। कंपटीशन भी है हेल्दी, मैं ऐसा नहीं मान रहा हूँ। एक चीज़ मैं बता दूँ, मैं एचआर डिपार्टमेंट में हूँ यूनिवर्सिटी में, मेरे वहाँ मास्टर इन एचआरडी कोर्सेज होता है। जिसको जॉब नहीं करनी होती ना साहब, वो नहीं करते हैं, बाकी सबको जॉब मिल जाती है। अच्छा, हाँ, मेरा बड़ी बात कह रहे और हैं। मेरे पास ये रिकॉर्ड पे है सर, मैंने इंटरव्यू भी दिया था मीडिया को कि भाई मेरे वहाँ मास्टर ऑफ लेबर वेलफेयर MA का कोर्स चल रहा है, उसकी इतनी डिमांड है, फ्रॉम दहेज टू उमरगांव मेरे स्टूडेंट्स पढ़े हुए हैं। तो सूरत, मेरा ऐसा मानना है कि मैं 42 साल से सूरत में रहता हूँ। जब मैं सूरत में आया था तो ये एरिया में हम जहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे मतलब शाम को 6 बजे के बाद आना मुश्किल था, कोई ट्रांसपोर्टेशन ही अवेलेबल नहीं था। अभी अब कैसे बैठे हैं आप देखो, तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, एजुकेशन सेक्टर में भी डेवलप हो रहा है। 85.5% लिटरेसी रेट है सूरत में अभी, 85.5%। आगे बढ़ना चाहिए। एक ही चिंता है मेरी, मैं आशा रखता हूँ बीजेपी की सरकार आएगी। सूरत बीजेपी का गढ़ है बरसों से, और अच्छा काम कर रही है, मैं गलत नहीं बोलूँगा, अच्छा काम कर रही है। कांग्रेस को फायदा उठाने चाहिए था, इश्यूज हैं, एंटी इनकम्बेंसी भी है, लेकिन कांग्रेस फायदा नहीं उठा पा रही है। और बीजेपी का बूथ लेवल जो मैनेजमेंट है, क्योंकि मैं ड्यूटी भी कर चुका हूं, मुझे पता है क्या है, बूथ लेवल जो मैनेजमेंट है ना, वो बीजेपी का मतलब एक्सेलेंट है। मैं वही कह रहा हूं कि यहाँ पर आप जो बात कह रहे हैं, ये बात निशित जी, पूरा देश में ऐसा लगता है कि कांग्रेस अवसरों का लाभ नहीं उठा पा रही है। कांग्रेस की नीति नेतृत्व कंफ्यूजन दिखता है, और उसके कारण आपके बड़े बड़े नेता, मतलब आपके चाहे विधायक हो, चाहे वो गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल जैसे नेता हो, सब छोड़ के जाते हैं। आप लोगों को चिंता ही नहीं, आप लोग अपने घर में ही ठीक से नहीं संभाल पा रहे, तो फिर आप कैसे? कांग्रेस इमोशनल पॉइंट को टच नहीं करती। इमोशनल पॉइंट को टच नहीं इमोशनल करती। पॉइंट, इंडिविजुअल पर्सन, पर्टिकुलर कास्ट, पर्टिकुलर रिलीजियन, उसके इमोशनल पॉइंट्स को कांग्रेस कभी बढ़ावा नहीं देती। और देखिए, मैं सीनियर पत्रकार, अभी आपके एक विधायक जी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं सिर्फ मुसलमानों के लिए जो है, मैं नहीं, वो आप इंडिविजुअल बात मत करिए। हिंदू तो जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाते हैं, मैं सरकारी डिस्पेंसरी सिर्फ मुसलमानों के लिए। और CWC की बात करिए, आप इंडिविजुअल बात मत करिए। इंडिविजुअल, अगर आपका विधायक पब्लिक में कह रहा है तो इंडिविजुअल कैसे होगा? हर एक व्यक्ति का एक वाद विवाद कभी हो जाता है, किनारा कर लीजिए कि हाँ, ये हमसे नहीं है। सहमत मुद्दा जो हमारे सीनियर पत्रकार ने कहा, मैं इनसे सहमत नहीं हूं। वो शायद भूल गए हैं, या तो कहना नहीं चाहते हैं कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है वो डेवलपमेंट केवल सेंट्रलाइज है। सूरत डिसेंट्रलाइज इंडस्ट्री का हब था। पूरी इंडस्ट्री सारे छोटे लोगों के हाथ में थी, पूरी विकेंद्रित थी। आज इंडस्ट्री केंद्रित हो रही है। मैं यही तो कह रहा हूं कि 10% लोगों को डेफिनेटली डेवलपमेंट का फ्रूट मैक्सिमम मिल रहा है, बट 90% लोगों को डेवलपमेंट टच नहीं कर रहा है। बीजेपी का वोट परसेंट तो यहाँ 50% है। अगर 10% लोगों को फायदा हो रहा था, बीजेपी को निरंतर लगातार 50 से 60% लोग वोट क्यों कर रहे होते? ये भी तो सोचिए ना। साहब, वोट प्रतिशत तो हिटलर को 80% वोट मिले थे। आप हिटलर बीजेपी के तो अभी 40% ही मिले थे। अब आप हिटलर ले आए। चुनाव में हिटलर, सुनिए, जब आप हिटलर लाएंगे, अभी आपने सुनिए मेरी बात चुनाव में वोट परसेंट जो है, एक मिनट, वो माध्यम नहीं है। एक मिनट, आपने अभी एक विधायक, अपने विधायक की बात कह दी है कि आपने कहा कि वो उनका इंडिविजुअल। तो सवाल यह, आपके प्रदेश अध्यक्ष का मैं बयान याद दिला देता हूं, जो मनमोहन सिंह जी ने कहा था। आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाई संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। आपके गुजरात प्रदेश अध्यक्ष, उनका बयान आया, वो इंडिविजुअल कैसे होगा? साहब, चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 60%, 59% वोट लिए हैं। बीजेपी ने तो अभी तक 40% वोट ही लिए हैं। वो बात आपकी ठीक साहब, है।
हाँ, वो ऐसा बात नहीं है, आपकी ठीक चुनाव में वो वोट बात आपकी मिलते ठीक है। रहते हैं। वो दौर था जब कांग्रेस इसका मतलब यहाँ ये पर नहीं है। वो इसमें वोट कोई दो राय मिलने नहीं। बीजेपी अभी तक भी आपका एक 149 का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई है, ये वोट बात सही है। मिलते- एक मिनट आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए, फिर मैं आगे। हाँ, एक हाँ लास्ट 4 इलेक्शन और इन्होंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी बताई सारी, हाँ। इन्होंने उन्होंने फ्री कहा- एजुकेशन की बात ही नहीं करी। अच्छा ठीक है, इन्होंने ओके। सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं, गिनाई। बोलिए सर, उसको बोलिए। डेवलपमेंट गिना हाँ, रहे हैं। दिग्विजय जी बोलिए। पिछले 4 इलेक्शन का आप एनालिसिस करो ना, तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में 25 लाख वोट की कमी है। 25 लाख आपको मैं बता देता हूँ, ये 25 लाख वोट कांग्रेस 4 इलेक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकी। देखो, आप पार्टी के पास तो चेहरा है ही नहीं, कांग्रेस में भी अभी मतलब आइसोलेशन जैसा ही है। मतलब बीजेपी में क्या है कि पीपल आर लुकिंग एट 2 persons, वन इज मोदी जी एंड अनदर इज अमित शाह जी। ये दोनों को देखकर वोट कर रहे हैं, कोई भी खड़ा रहे। मैं आपको बता, पर सवाल यही है ना कि गुजरात का चुनाव है, इसमें प्रधानमंत्री का तो नहीं चुनाव वो है गुजरात से नहीं, इसका मैं कारण दे रहा हूं आपको, उसका मैं कारण दे रहा हूं। यहाँ गुजरात, MLA का जस्ट चुनाव लिसन, मोदी साहब लड़ रहे हैं। आपको ये लग रहा है? जस्ट लिसन, वो गुजरात से गए हैं, गुजरात से बिलोंग करते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। ओके, एंड बीजेपी इज वर्किंग फॉर 24/7। मैं बीजेपी, देखो मैं न्यूट्रली बता रहा हूं, जो आम परिस्थिति है उसका मैं आपको मतलब बता रहा हूं। ठीक है। और मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी की, उन्होंने जो बोला प्राइवेट यूनिवर्सिटी आई है, लेकिन अनुसूचित जाति, SC, ST और OBC को जो फीमेल रिलैक्सेशन मिल रहा है सरकार की तरफ से, वो देते हैं। ओके, मेरे पास समय कम है, मैं एक मिनट सर मेरे पास, मैं अभी थोड़ा 1-2 सवाल, बिल्कुल मेरे पास समय कम है, मैं जल्दी से, लेकिन मैं मनोज जी आपसे, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस के आधार पर मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं जो मैं भी अभी तक समझ नहीं पा रहा हूं। इन्होंने अभी जिक्र किया कि कांग्रेस को 60% वोट मिलते रहे, कितने, सही बात है, 149 का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई बीजेपी आज तक, लेकिन गुजरात ने कांग्रेस को क्यों छोड़ दिया, यह बड़ा सवाल है। 27 साल, आप सोचिए, पूरी पीढ़ी बदल गई, 3 दशक होने के आगे गुजरात ने कांग्रेस को बिल्कुल छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? मैं आता हूं सर, एक मिनट। आप मीडिया में हैं, आपने 50 साल पहले देखा कि कांग्रेस में कितने वर्कर थे और आज कितने हैं। आज बीजेपी की 3rd जनरेशन चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस की वही है। कांग्रेस में जो नेता बनता है, पैदा होता है, तो लास्ट तक वही रहता है। बीजेपी में एक नेता जो बनता है उसको 5 साल 10 साल के बाद उसको हटा दिया जाता है। इस बार तो बड़े बड़े चेहरों को टिकट नहीं दिया। वो बहुत सुनिए, वो रिपीट किया है। हाँ। वो तो जो माहौल बनता है उसके हिसाब से करते हैं, मगर आज काउंट करिए बीजेपी में कितने वर्कर हैं और कांग्रेस में कितने वर्कर हैं। तो कांग्रेस का सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट है वो 2nd और 3rd जनरेशन लाए ही नहीं है। हाँ। जो उनके जो NSU थे, सेवा दल थे, वो सब खत्म हो गए। इसीलिए कांग्रेस वीक हो गई और कांग्रेस के जो बुजुर्ग नेता बच गए वो कुछ कर नहीं पाते। अभी भी जो नए जनरेशन आ रहे हैं वो एजुकेटेड जनरेशन आते हैं, वो बीजेपी को फॉलोअर्स बन जाते हैं और बीजेपी के पास आइडियाज है जो यूथ को कैसे अट्रैक्ट किया जाए। तो आज इनकी जो ताकत है उनकी, वो यूथ है। नरेंद्र मोदी को हम पसंद करें या न करें, आप पसंद करें या न करें, या तो उनकी पीढ़ी के लोग उसको पसंद करें या न करें, जो नए जनरेशन है, जो यूथ है, महिलाएं हैं, वो उनको पसंद करती हैं। क्योंकि उनको पसंद है, उनका आइडियाज पसंद है, वो क्या यूथ के लिए बात करते हैं, यूथ के फ्यूचर के लिए बात करते हैं। जगदीश पटेल जी, मैं इसके पहले ऑडियंस के पास जाऊं आखिरी सवाल कुछ लेने के लिए, अगर सूरत ने इतना सब कुछ आपको दिया है, तो इस बार अगर फिर से अगर आपकी सरकार आती तो सूरत के लिए क्या आपके पास और वो? देखिए, सूरत का विकास जो देश में पूरा मॉडल बना हुआ है उसको और भी आगे ले जाएंगे। जैसे हमारे भाई साहब ने बोला कि बहुत सारी चीज़ें कांग्रेस ने उसकी नींव डाली थी, वो नींव के ऊपर हम अच्छी सी इमारत बना के सूरत को सबसे सही, जैसे हमारा रेलवे स्टेशन है, जैसे हमारी कॉरपोरेशन की कलेक्टर की ऑफिस है, ये सारी ऑफिस लोगों को अच्छी तरह से सर्विस मिले, ऐसी भी बनाएंगे। सूरत में कुछ एक चीज़ के अवकाश है जो डेवलप करने के, जैसे हमारी ताप्ती रिवर है,
ताप्ती रिवर पर हमने बराज बनाया था, उससे हमारा आधा सूरत ऐसा हो गया कि जहां जमीन में जो ये नमक वाला पानी होता था वो सुधर गया और नए एक बराज बना रहे। हम ताप्ती रिवर के दोनों तरफ रिवर फ्रंट बना रहे हैं, मेट्रो का काम चल रहा है और मेट्रो ट्रेन सूरत में दौड़ेगी, उसका काम चालू है। पता नहीं कब से आप लोग चला नहीं, ये तो कहते हैं उनकी मर्जी है, लेकिन आपने बताया ये तो हिटलर की भी बात कर लेते तो हम तो वो नहीं कर सकते। एक बात है, खत्म इसलिए कांग्रेस हुई, कुछ लोगों को बहुत बार हम भ्रमित कर सकते हैं, बहुत लोगों को कुछ बार भ्रमित कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत बार भ्रमित नहीं कर सकते। तो बात यह है 27 साल से कोई भ्रमित अब नहीं होता, सारे लोग जाग चुके हैं, सब देखते हैं और देख के वोट करते हैं। चलिए, जो लोग जाग चुके हैं, जो लोग जगे हुए हैं, मैं चाहूंगा अगर उनकी ओर से कुछ सवाल हो, क्योंकि आखिरी पैनल है और जल्दी से अगर कुछ लोग अपने सवाल हमारे पैनलिस्ट के सामने है, कोई ऑडियंस की तरफ से। जी, मैं यहाँ जगदीश भाई हमारे मेयर साहब बैठे हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो डेवलपमेंट की जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल प्राइवेट टाइप डेवलपमेंट के अलावा कुछ हो नहीं पाया। क्या ये, वो मेयर रह चुके हैं, क्या ये हकीकत नहीं है कि इस वक्त सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तिजोरी बिल्कुल खाली है और कॉरपोरेशन को अपनी रिजर्व की हुई ज़मीन लगभग 1 साल पहले कई ज़मीनें बेचनी पड़ी थी? ओके, बोलिए डॉक्टर पटेल। देखिए, ये अगर इसका इकोनॉमिक्स समझते तो पता चलता उसको। ये ज़मीन जो होती है वो इसलिए टीपी स्कीम बना के रिजर्व की जाती है कि उसमें से डेवलपमेंट किया जाए, कम से कम जो ज़रूरत है वो बनाई जाए। अब डेवलपमेंट की बात करते हैं, उन्होंने कॉरपोरेशन के द्वारा चलाई गई स्कूल के बिल्डिंग्स अगर देखे हो तो पता है, लोगों के लिए जो आवास बनाकर उनको दिए जाते हैं, जिसमें ज़मीन का भी पैसा नहीं लिया जाता, केवल उसके कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट टू कॉस्ट देकर, वो भी उसको लोन या सब्सिडाइज रेट पर देकर बनाई जाती, उससे डेवलपमेंट कहते, वो उनको पता होना चाहिए। 24/7 घर में नल से पानी आता है, उसे डेवलपमेंट कहा जाता है। आज सूरत सबसे ज्यादा अपने छतों पर सोलार पैनल लगा के नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जनरेट कर रहा है, सोलार सिटी के नाम से मशहूर है। ये डेवलपमेंट होता है। चलिए, ये सारी ठीक है, डेवलपमेंट ये डिबेट सर। अब आखिरी में 30 सेकंड में अपनी आखिरी बात वहां से शुरू करते हैं। सूरत, दक्षिण गुजरात, क्या लग रहा है इस बार हवा का रुख किधर है? बीजेपी की तरफ हवा का रुख है। बीजेपी की तरफ हवा। मनोज भाई, देखिए, तकलीफ तो है, ऐसा नहीं कि 100% बीजेपी की हवा है, मगर आखिर में जब इलेक्शन, अभी तो कुछ दिन बाकी है, और जो भी चेंज होगा वो अभी होगा। आज कहना मुश्किल है कि जो 16 सीट हैं वो बीजेपी को मिल जाएगी, आज हम नहीं कह पाएंगे। अगर इलेक्शन के अगले दिन आप मुझे पूछोगे तो मैं आपको बता दूंगा कि कितनी सीट मिलेगी। चलिए, उस इलेक्शन के अगले दिन भी बात करेंगे। सर, बीजेपी का डेवलपमेंट हुआ है। 81 में बीजेपी सूरत में शुरू हुई, वाजपेयी जी ने कहा था, इनॉग्रेशन सूरत में किया। 10/5 की भाड़े की ऑफिस थी, आज इतनी बड़ी रिचेस्ट कैंपस है बीजेपी का ऑफिस का, और इतनी बड़ी उसकी फिक्स डिपॉजिट है कि बीजेपी का तो बहुत डेवलपमेंट हुआ है एज अ पार्टी, बहुत बढ़िया डेवलपमेंट हुआ है। और हम ये मानते हैं कि अच्छा डेवलपमेंट उन्होंने किया है, लेकिन सवाल ये है कि अब जनता वोट करेगी। मैं वही पूछ रहा हूं कि आपको क्या लग रहा है? वोट किस मुद्दे पर करेगी? आप बताइए ना, आपको क्या लगता महंगाई है? के मुद्दे पर करेगी या एजुकेशन और हेल्थ के पॉइंट पे करेगी या डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री पर करेगी? किस पर वोट करेगी? मेयर साहब को तो इतने पावर थे नहीं, वो मेयर थे, फिर भी पावर तो गांधीनगर और दिल्ली से आते थे पावर। डिसेंट्रलाइज कहाँ है पावर का? और अटल जी को याद करिए, अटल जी ने राजधर्म निभाने का कहा था, राजधर्म कहाँ है? ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि कांग्रेस को आज गुजरात में अटल जी भी याद आ रहे हैं। चलिए, ये भी अच्छी बात है। पर डॉक्टर पटेल जी क्या लग रहा है इस बार साउथ? देखिए, हमारे लिए तो इतने सालों से होता रहा है, लेकिन चैलेंज हमारे लिए एक है। मैं मानता हूं कि 16 में से 15 सीट हम जीतते आए थे। बस एक ही चैलेंज इतनी है कि 16वीं सीट हम कैसे गेन करें, और इस बार हम कर लेंगे तो खत्म हो जाएगा वो बात। चलिए, ये अपने अपने दावे हैं। और 18 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में हमने किया कि कांग्रेस की सीट 0 कर दिया है, तो अब कांग्रेस मुक्त सूरत हो गया है। अब विधानसभा में भी सूरत जिले को कांग्रेस मुक्त बना रहे हैं हम लोग। चलिए, इंतजार रहेगा। दिलचस्प ये डिबेट रही और मुकाबला भी दिलचस्प होना चाहिए, और चुनाव में दिलचस्प मुकाबला होगा भी, ऐसा लग रहा है। तो इतना आसान नहीं है कि
अगर ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे क्लीन स्वीप है, क्योंकि बहुत कुछ जो है चुनाव में जनता जो है आखिरी वक्त पर अपना मन बनाती है। अभी जनता किस तरफ जाएगी उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जोरदार तालियां एक बार हमारे सभी मेहमानों के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आप लोगों का आभार, अभिनंदन, आप यहाँ पर आए और डीडी न्यूज के मंच पर डीडी कॉन्क्लेव में आपने शिरकत की। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।